सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजेश शर्मा। आज मैं आया हूं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री सतीश शर्मा जी के पास कुछ सवालों को लेकर। सतीश शर्मा जी एक प्रकांड विद्वान हैं इस क्षेत्र के। देश विदेश में इन्होंने कई फैक्ट्रियों को, कई आवासों की, कई बड़े घरानों की इन्होंने वास्तु की है और इस बारे में वो 2 पुस्तकें भी अब तक उनकी प्रकाशित हो चुकी है। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि फ्लैट में रहने वाला आदमी, जिसको ये सामान्य रूप से वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए और उसका वास्तु खराब ना हो। नमस्कार राजेश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। मैं उन दिनों की याद कर रहा हूँ जब आप राजस्थान पत्रिका जयपुर में किसी संपादकीय पद पर थे। मेरे बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए भ्रांतियों को निवारण को लेकर, पर उस बात को एक अरसा हो गया। प्रिंट मीडिया की अपनी एक सीमा होती है। कुछ मुद्दों की चर्चा हम यहाँ कर सकते हैं, संभवतः आपके प्रश्नों का जवाब उसमें आ जाएगा। पहले तो मैं अपनी तरफ से ही एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो आपने जो प्रश्न पूछा है उससे ही संबंधित है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि साहब मैं इस फ्लैट में प्रवेश कर रहा हूँ और ये कौन सा मुखी है। तो इसके लिए लोग ये समझते हैं कि एक फ्लैट में या प्लॉट में या मकान में या इंडस्ट्री में घुसते समय जो जिधर उनका मुंह होता है उस मुखी प्लॉट को समझते हैं। ये एकदम गलत धारणा है। इसके लिए आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जिस फ्लैट को खरीदना हो, जिस मकान को खरीदना हो, जिस प्लॉट को खरीदना हो, जिस फैक्ट्री को खरीदना हो, उनसे आज्ञा लेके अगर वो बेचना चाहता है तो आपको परमिशन देगा। आप उसमें अंदर प्रवेश कर जाइए, अनुमान से उस भूखंड का मध्य भाग छांट लीजिए। उनसे भी पूछिए कि साहब आपके हिसाब से ये इसका सेंटर कहाँ आएगा पूरे प्लॉट एरिया का। मान लो फैक्ट्री 500 गज में और निर्माण 200 गज में ही है, तो आपको 500 गज का मध्य तलाश करना है। बने बनाए कंस्ट्रक्टेड पोर्शन के अलग से वास्तु पुरुष नहीं होते। वास्तु पुरुष समस्त भूखंड के होते हैं। तो ये भी एक भ्रांत धारणा है। तो आप उसके मध्य में चले जाइए और जिधर सड़क है, जिधर मध्य भाग है या 2 तरफ सड़क है, तो आपका फ्रंट एलिवेशन किधर आएगा और मुख्य जो एंट्री है वो किधर से है उसको तलाश कर लीजिए। उधर मुंह करके आप खड़ा हो जाइए। मकान के सेंटर से बाहर आइए अपने मुख्य द्वार तक और फैक्ट्री की बाउंड्री, मकान की आउटर बाउंड्री तक पहुंचिए और तब देखिए कि आपके सामने जो सड़क है वो किस दिशा में है। अगर पूर्व दिशा में है तो मकान पूर्वमुखी हुआ, अगर पश्चिम दिशा है तो मकान पश्चिम दिशा हुआ, अगर उत्तर दिशा में सड़क है तो मकान उत्तरमुखी हुआ। इसके साथ एक सवाल और है, हालांकि इतना रिलेवेंट नहीं, पर मैं जवाब दे देता हूँ। लोग सवाल बिन पूछे भी जवाब दे सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को फायदा तो होगा ही कि साहब द्वार गणपति कहाँ बैठा है। इसका संबंध भी द्वार से और मुख से। जिस द्वार को आप अपना मुख्य द्वार बनाना चाहें वहां गणपति बैठा है। ये वास्तु क्षेत्र में है, ये आउटर बाउंड्री पर नहीं है। ये आपके मुख्य जो निर्माण है उसका जो मुख्य द्वार है, जहां से आप प्रवेश करेंगे, यानी आउटर बाउंड्री के गेट से प्रवेश करके जब मकान के गेट से प्रवेश करेंगे वहां आप गणपति को स्थापना करें। आमतौर से जब गृह प्रवेश होता है उसी समय एक छोटे से गणपति जी, घरों में तो 11 इंच से नीचे, शास्त्रों में है, रूप मंडन में है, मंडन सूत्रधार की लिखी रचना है, 11 से नीचे। पर सबसे अच्छा रहता है अगर 6 इंच या उससे कम की छोटी मूर्ति हो, मार्बल की हो, धातु की हो, जो भी आपकी इच्छा हो, और उसका प्राण प्रतिष्ठा करके और द्वार पे स्थापना कर दें। तो ये किलों के जो महेंद्र द्वार है, महेंद्र द्वार से मतलब ये है कि संभवतः पूर्व दिशा का राजयोग देने वाला द्वार है, वहाँ मुख्य द्वार कराया ही जाता था। पर मकान तो
चारों दिशाओं के मुख वाले होते हैं। भाई दिशाएं भगवान ने थोड़ी बनाई हैं, दिशाएं तो मनुष्य ने बनाई हैं। उसमें से अच्छी कौन है बुरी कौन है ये आदमी छांट लेता है। उसको इम्प्रूव किया कैसे किया जा सकता है ये ऋषियों ने तलाश करके हमको दे दिया है। हमारे पास सब कुछ तैयार है जांच करने के लिए। तो आप मुख्य द्वार पर गणेश जी को बैठाएं। अब एक भ्रांति जो चल पड़ी है कि साहब अंदर गणपति और बाहर गणपति, अंदर गणपति बाहर गणपति, इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि द्वार गणपति की परंपरा तब से शुरू हुई जब से पार्वती जी ने स्नान पर जाने से पहले गणेश जी को अपने द्वार पर बैठा दिया था। वो इतने तगड़े निकले गणेश जी की, उनके पिता शिव आए तो भी उनको अंदर नहीं जाने दिया और उनको उसका नुकसान झेलना पड़ा। तब से द्वार की रक्षा सबसे अच्छे गणेश जी करते हैं। गणेश जी ने एक सार्वभौमिक एक ऐसे सत्य का उद्घाटन कर दिया कि उनसे बड़ा द्वार रक्षक कोई नहीं है। हम उनसे प्रार्थना करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे आह्वान करते हैं, हे प्रभु आप आओ और हमारे मकान की रक्षा करो और अवांछित लोगों को अंदर मत आने दो। अब गणेश जी तो इशारा ही करेंगे, कोई लठ लेके थोड़ी मिलेंगे गणेश जी। लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने, अशिक्षित लोगों ने, बिना दीक्षा के वास्तु कर रहे लोगों ने, बिना ज्योतिष का ज्ञान किए हुए लोगों ने, परंपरा का पूरा ज्ञान हुए बिना, जिन्होंने पुराण नहीं पढ़ा है, जिन्होंने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, उन लोगों ने ये चला दिया कि एक गणपति अंदर और एक गणपति बाहर। अरे पार्वती के एक ही तो बेटा था गणेश जी के रूप में द्वार पर, दूसरा बेटा तो बाद में सेनापति बना देवताओं का, स्कंद। तो एक ही गणपति होने चाहिए और वो भी द्वार के बाहर की तरफ, सामने की तरफ देखते अब हैं। सवाल ये आता है, उसके बाद 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है कि पहला कि गृह स्वामी कहाँ सोए, दूसरा किचन कहाँ हो, तीसरा वो आपके पूजा गृह कहाँ हो, और बच्चों के लिए पढ़ने लिखने का या बैठने का स्थान कहाँ हो। ये 4 को लेकर वो उलझा रहता है। तो इसको किस तरीके से सुलझाया जाए? आप असल पत्रकार रहे हैं, सारा रहस्य आज ही पूछ लेंगे, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, पर मैं जवाब दूंगा। क्यों कि आम आदमी वही वास्तु जानता है जो आप बता रहे हैं, और मुझे खेद है बताते हुए, इस देश का अधिकांश वास्तुशास्त्री जिसने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया और गुरु से दीक्षा नहीं लिए, वो ये 4-5 पॉइंट से ही वास्तु करके लोगों का निपटारा कर देते हैं। और वास्तु पुरुष के जितने मर्म स्थान हैं, इतने महर्षि चरक ने एक पुरुष में 107 मर्म स्थान बता दिए, उतने ही वास्तु पुरुष में भी होने चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में कम मर्म स्थानों का उल्लेख है, उस चर्चा पर, गंभीर चर्चा पर अपन बाद में आएंगे। आपके सवालों का कैटेगरिकली मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। आपका पहला सवाल, गृह स्वामी का शयन। गृह स्वामी का शयन एक बहुत बड़ी भ्रांति इस देश में चल रही है, मेरे मित्रों के द्वारा चलाई गई है, परंतु वो शास्त्र के विरोध में है। दुनिया के किसी ग्रंथ में साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम का प्रोविजन नहीं है। दुनिया के तमाम वास्तु ग्रंथों में, मैंने सब पढ़ ला, एक भी नहीं छोड़ा और खूब मनन किया, दक्षिण दिशा में ही शयन प्रशस्त है, उसमें भी दक्षिण में सिर हो और उत्तर में पैर। लॉजिक ये है कि पृथ्वी का उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स हैं, उनके समानांतर व्यक्ति यदि सोए तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। दक्षिण में सिर करने का लॉजिक ये है कि ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल और हमारा नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ और हमारा नॉर्थ, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और हमारा साउथ, यानी हमारे पैर। हर कण में नॉर्थ साउथ होता है। इस सृष्टि के छोटे से छोटे कण का भी नॉर्थ साउथ होता है। मनुष्य का तो क्यों नहीं होगा? तमाम मैग्नेटिज्म, हमारे तो रक्त कण में भी लोहा है, आरबीसी जिसको बोलते हैं। तो देखिए, मनुष्य के आरबीसी में लोहा होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, उसका जो केंद्र बिंदु न्यूक्लियस है, उसमें मैग्नीशियम होता है। हरे पेड़ पौधों में और मनुष्य के रक्त कणों में केवल
एक ही अंतर है कि मनुष्य के रक्त कणों में जिसको न्यूक्लियस है, टेक्निकल डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, उसमें आयरन है, और वृक्षों के, ग्रीन प्लांट्स के न्यूक्लियस मैग्नीशियम होता है। द ओनली डिफरेंस, बाकी आरएनए डीएनए सब एक होता है इनका। एनीवे, भटक गए हम, थोड़ा वापस आते हैं। तो दक्षिण दिशा में हमारा सिर, उत्तर दिशा में हमारा पैर, तो ये जो एक्सिस है एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स का प्रवाह शरीर में से ही होता है। ये मैग्नेट थेरेपी भी जब करते हैं तो घुटनों पर से लोहा चुंबक गुजारते हैं, तो शरीर में आरबीसी से वो जो है सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है सेल्स का, रोगी ठीक हो जाते हैं, आर्थराइटिस जैसे रोग। तो सब कुछ इस धरती पर मैग्नेटिज्म से संचालित है। हर चिप, कंप्यूटर की चिप, ग्रहों का आपस में बल, नक्षत्रों का आपस में बल, सूर्य सोलर सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है, वो सब मैग्नेटिज्म पर आधारित है। उसी की बात हम कर रहे हैं। इसके लिए मेरा अनुभव है कि मनुष्य की औरा तभी बढ़ेगी जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स के समानांतर सोएंगे या बैठेंगे या काम करेंगे। और जो कुछ भी आपकी उन्नति होनी है तब हो सकती है जब आपकी औरा बढ़े, आपका आभा मंडल बढ़े। देवताओं का आभा मंडल अनंत होता है, हमारा भी आभा मंडल होता है। सारा खेल आभा मंडल को बढ़ाने का। ज्योतिष में जो षड्बल गणना है, दरअसल वो आभा मंडल ही है। ग्रहों का जो षड्बल है वो मनुष्य को दिया गया ग्रहों द्वारा आभा मंडल ही है। उसको हम वास्तु के मामले में इस तरह से बढ़ाते हैं। तो जितना आप सटीक दशा में सोएंगे उतना ही आपकी औरा बढ़ेगी। वास्तुशास्त्रियों ने ये प्रबंध और कर दिया, पुराने ऋषियों ने, कि सब दक्षिण को भारी कर लो, भव्य निर्माण कर लो, बड़े निर्माण सबसे ज़्यादा, जिससे कि सूर्य की रोशनियों का कैचमेंट एरिया और मैग्नेटिज्म का कैचमेंट एरिया दक्षिण में बढ़ जाए, जिससे कि रात भर ऊर्जा का प्रवाह आपके पास होता रहे, आपके मन मस्तिष्क शरीर पर उसका प्रभाव आवे। तो आपके एक छोटे सवाल का मैंने लंबा जवाब दे दिया है, कृपया उसको स्वीकार करें। और अगला सवाल है, शयन के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, शौचालय और किचन। शौचालय तो शास्त्रों में तो दक्षिण दिशा में ही प्रशस्त है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक सरल सी लॉजिक दे रहा हूँ। इससे सरल आज तक कभी न कही गई न लिखी गई। कल्पना करो कि एक भूखंड में वास्तु पुरुष बैठे हैं शौचालय के लिए, है ना? वो कहाँ है? वो स्थान दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण दिशा मध्य से नैऋत्य कोण के बीच। ऋषियों ने उसी जगह शौचालय प्रशस्त बताया, बाकी किसी भी दिशा में शौचालय प्रशस्त नहीं बताया गया है, और वो सब केवल कॉम्प्रोमाइज है। इसमें एक सवाल और आता है कि कई लोग जो है, चाहे वो भ्रांति से कहें चाहे कुछ भी कहें, कि मकान के कॉर्नर्स पे जो है शौचालय बना लेते हैं। नहीं, निषेध है। चारों दिशा मध्य में और कोणों में 8 दिशाएं, 10 दिशाएं बताई गई हैं। 4 तो कोण हो गए, 4 मध्य दिशाएं हो गई, 8 तो ये हो गए। 9वीं और 10वीं दिशा आकाश और पाताल है ना? हम जैसे ही लंबाई चौड़ाई से निकल के गहराई ऊंचाई पर जाते हैं तो हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं। उसके लिए आकाश और पाताल जो अनंत सत्ताएं हैं, इन 10 दिशाओं में शौचालय नहीं होना चाहिए, न चारों कोणों पे, न दिशा मध्य में, न ब्रह्मस्थान में, जो कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है आकाश और पाताल के लिए। केवल दक्षिण दिशा मध्य से नैऋत्य कोण के बीच में, क्योंकि वास्तु पुरुष का शरीर का वह अंग जो निवृत्ति करता है वो वहां पड़ता है, दक्षिण दिशा मध्य से नैऋत्य कोण के बीच में। अब बात आती है किचन की और पूजा के स्थान की। आप किसको जरूरी समझते हैं? आप बताइए, इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट आपके एक लेमैन? किचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा समय वहीं गुजारती हैं। पर मैं इसका शास्त्रीय उत्तर दूंगा आपको, ऐसा उत्तर दूंगा जो बहुत शानदार है। उससे पहले एक प्रथा का उल्लेख करना चाहूंगा कि लड़की की शादी करी, तारों में विदा कर दिया बारात को, और दूल्हे को अंतिम विदाई से पहले
दूल्हा दुल्हन को अंदर लाया जाता है। ग्रामीण भारत में आज भी ये प्रथा है, अंदर लाकर रसोई में परिंडा हो जाते हैं, है ना। शहरों में तो भूल गए लोग, गांव में प्रथा जिंदा है। तारों की छांव में, का मतलब ध्रुव तारों को दिखाते हैं कि ध्रुव जैसी स्थिर हो, वशिष्ठ और अरुंधति जैसा विवाह सिद्ध हो, इसलिए तारे का दर्शन कराया जाता है। सप्तऋषि मंडल में वशिष्ठ के पास एक छोटा तारा और है, जिस अरुंधति है, बहुत बड़ा नाम है हिंदू मैथोलॉजी में सती के रूप में। और उसके बाद दामाद और लड़की को लाते परिंडा हो जाते हैं। दरअसल वो अग्निकोण के उस क्षेत्र की पूजा है जहां प्राचीन काल में महिलाएं भोग लगाती थी, भोजन बनाया, वैसंदर जिसको बोलते हैं, वो वहां भोग लगाती थी। दरअसल अग्निहोत्र की स्थापना अग्निकोण में ही प्रशस्त है। यज्ञ भी और अग्नि से संबंधित कोई भी काम जिसमें देवताओं को आहुति अर्पण की जाती, स्वाहा, है ना। अब दूसरी बात, अगर देवताओं को हव्य अग्निकोण से ही पहुंच पाता है तो देवताओं की कृपा उन लोगों से हम तक पहुंचने का माध्यम भी वो आहुति ही है। एक तर्क है कि गत जन्म के कर्मों का परिपाक इस धरती पर अगर होगा तो वैदिक धर्म की, वैदिक कल्चर की सबसे बड़ी देन द्रव्य का त्याग देवताओं के पक्ष में यज्ञ के माध्यम से, हव्य देवताओं को अर्पण, त्याग और समर्पण। है देवताओं, हमने आपके लिए जो ये किया है ये आपको ही समर्पण है। इदम नमः, ये मेरा नहीं है, ये आपको समर्पण। आपका समर्पण के गीता में भी ये शब्द है कि समर्पण किए बिना कर्मफल पूर्ण नहीं मिलता। जो हम करते हैं उसको समर्पण देवताओं करेंगे, हे प्रभु हमने आपके लिए किया। इसका मतलब गत जन्म के कर्मों का परिपाक अगर हव्य देवताओं का अर्पण अग्निकोण से है तो फल की प्राप्ति भी उसी चैनल से है। अब फ्लैट में यही एक ही समस्या आती है कि वो अग्निकोण में अगर उसको ना मिले तो फिर कहाँ करे वो, कहाँ रसोई का काम। पर मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे 2 मिनट और दीजिए। मेरे 2 मिनट ये है कि वास्तु चक्र के पूर्व दिशा से और अग्निकोण तक एकादश जो सूर्य हैं उनके कई पार्ट हैं। इंद्र हैं, सूर्य हैं, सविता, सवित्र, और आपने भग और ये नाम सुने होंगे, है ना, अरिमा। तो ये अधिकांश भाग जो है उसी क्षेत्र में पड़ता है जो अग्निकोण इसमें। और आज की तारीख में हम सब सोलर सिस्टम के अधीन हैं। ब्रह्मांड की कोई भी चीज मिलेगी हमको, चाहे कर्म आएंगे, चाहे रोशनी आएगी, चाहे ऊर्जा कुछ भी, सूर्य के बिना नहीं आ सकती हम तक। इसलिए अग्निकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को कर्मों का परिपाक प्राप्त कराने के उद्देश्य से कि महिलाएं किचन के नियमों का, वास्तु नियमों का पालन करके पति के माध्यम से संसार पर साधन कर सकती हैं, तो बताया तो अग्निकोण को ही है। अब आपके प्रश्न का असली उत्तर मैं दे रहा हूं। ये चल पड़ी ये बात, इट्स ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि हम शास्त्र विरोध में जाके भी ये बोल देते हैं कि साहब सेकंड ऑप्शन किचन का नॉर्थ वेस्ट में है, वायव्य कोण। तर्क ये दिया जाता है कि अग्नि तत्व का सबसे नजदीकी तत्व वायु तत्व है, जल तत्व तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व में जितने नजदीकी उससे ज्यादा नजदीकी अग्नि तत्व और वायु तत्व में। अग्नि का विस्तार वायु के बिना नहीं हो सकता। परंतु वायुकोण के माध्यम से अभी जो मैंने बात कही कि जन्म के कर्मों का परिपाक हव्य के द्वारा होता है, उसकी व्यवस्था इंडियन माइथोलॉजी में, शास्त्रों में नहीं है। इसलिए मैं इसका निषेध करता हूं कि कोई आपकी मजबूरी हो तो आप बताएं, पर शास्त्र सम्मत है ये मत कहें। इट्स ए कॉम्प्रोमाइज। वायव्य कोण में रसोई, इट्स ए कॉम्प्रोमाइज। फिर दूसरी समस्या आन खड़ी होगी, वायव्य कोण में कोई आदमी खड़ा हो चाहे सामान, निर्जीव सामान हो, उसका पलायन हो जाता है, उच्चाटन हो जाता है। हम तो वास्तुशास्त्र में बने बनाए माल को नॉर्थ वेस्ट में इसलिए रखा था कि जल्दी बिक जाए। जिस लड़की की शादी जल्दी कराने उसको वायव्य कोण में सुला देते हैं। जब
और सब चीज़ों का उच्चाटन हो जाता है, तो घर की बेटी का उच्चाटन होना तो ठीक है, पर कल को बहू का उच्चाटन हो गया तो आप अपने बहू बेटे को सुलाएंगे, वो घर से बाहर बसने की सोचेंगे। इसलिए वायव्य कोण में आप किचन कर रहे हैं, ठीक है, परंतु मेरा ये अनुभव रहा है और मानना भी है कि बहुएं, उनका मन कामकाज से उछट जाता है। वो कितनी अच्छी कुशल पकवान बनाने वाली हों, उनका मन रसोई से उछट जाता है और घर विभाजन की स्थितियां भी आ जाती। घर से बाहर मन लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा। आप जानबूझ के कोई शरारत करना चाहो, हाँ मैंने की, मैंने मेरी किचन नॉर्थ वेस्ट में इसलिए बनाई कि मेरी पत्नी का मन रसोई से उठ जाए। क्यों, मैं उनको एक महान यज्ञ में भाग लेना था और मैं उनको ज्योतिष मंथन का, मैं तब सरकारी ऑफिसर था, ज्योतिष मंथन जो देश की सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष पत्रिका है उसको उनके नाम से, वो खुद भी ज्योतिषी थी, उनसे नाम से लाना था। मैं तो खुद चाहता था कि उन मन का उच्चाटन हो जाए, जो मैं चाहता था वो रिजल्ट आया। परंतु वो एक अलग बात है, आप योजनाबद्ध ढंग से कोई काम करोगे एक अलग बात है, परंतु रसोई तो अग्निकोण में ही होनी चाहिए। अब पूजा की क्षेत्र को लेकर भी बड़ा विवाद रहता है, तो जैसे ईशान कोण में होनी चाहिए, तो ईशान कोण कहाँ ढूंढे वो आदमी? सारा काम खुद कर लेगा तो फिर विद्वानों को कौन पूछेगा। अब इसके लिए बहुत बड़ी विद्वत्ता की भी जरूरत भी नहीं, स्ट्रीट एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको बता सकते हैं कि आपका ईशान कौन है। पर यहाँ एक दोष आ गया है कि पंडित जी ने तो मकान का प्लॉट का कोना देखा और एक कोने को ईशान कोण मानते हुए और पाया रखवा दिया। और जब उस मकान में कभी 10 साल बाद मैं या मेरा कोई भाई गया और जरा कंपास लगाया तो पता चला कि मकान तो 25 डिग्री दिशा झुकी हुई है और ईशान कोण वहाँ ना होकर कोई दूसरी जगह आ गया। सब कुछ गलत हो गया। चौथे भाव को अगर राहु देखता है या चौथे भाव में बैठा या जन्मपत्रिका के चौथे भाव से राहु का संबंध हो गया तो गारंटी मानिए कि पाया गलत स्थान पर रखा गया। अब मेरा विप्रगणों से अनुरोध है कि कृपया करके अपने बस्ते में पंचांग ही नहीं रखें, कंपास भी रखें। मकानों के दीवारों के कोण से दिशाओं के कोण नहीं बनते। अगर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा नहीं हो तो ईशान कोण बनती ही नहीं है। कृपया करके नैसर्गिक दिशाओं से कोण तलाश करने की अभ्यास डालें। तो पंचांग के अलावा कंपास भी रखना सीखें और उसकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग लें, तब दिशाएं निकाला करें। तो अब मैं ईशान कोण पर आता हूँ। ईशान कोण का मतलब ये नहीं होता भूखंड के 25 मीटर अंदर तक आ जाओ। एकदम कोण के जो देवता हैं, शिखी और पूर्व दिशा में पर्जन्य और उत्तर दिशा में अदिति और दिति और ईशान कोण से मध्य ब्रह्म स्थान की ओर बढ़ने पर आप और अपावच, केवल ये ही आपसे ग्रहण करते हैं और यही ईशान कोण है। उनसे अंदर आने पर ईशान कोण नहीं होता। अगर पदों की, वास्तु पदों की भाषा के बारे में बात करें, के संदर्भ में बात करें, तो 81 पदों में से मुश्किल से 4-5 पद हैं जो ईशान कोण का निर्माण करते हैं। तो उनमें जो बाहर के पद हैं 5 और अंदर के 2 पद हैं 7। अधिकांश है ईशान कोण की सृष्टि यही करते हैं और आप और अपावत से निकलते निकलते ब्रह्मस्थान के क्षेत्र आ जाता है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करें। अगर कोई 500 गज के मकान में 150 गज में बना रहा है और 150 गज का ईशान खोजना चाहे, ये बहुत बड़ी शास्त्रीय गलती है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि बने बनाए क्षेत्र का अलग से वास्तु पुरुष होते हैं, बहुत बड़ी शास्त्रीय गलती है। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्होंने बिना दीक्षा लिए वास्तु शुरू कर दिए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया। हाँ, एक बात जरूर है, ये एक्सटेंशन ऑफ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, कि मूर्तियां अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो निर्जीव हैं, शो पीस हैं, इसलिए वो कोई परिणाम नहीं देती। क्या परिणाम देता है? आपका बैठना, आपका किधर बैठ कर किस भाव से पूजा कर रहे हैं। ये तो आप देवताओं का आह्वान कहीं भी कर सकते हैं, परंतु एक सरल सा नाम बता देता हूँ शास्त्रीय प्रमाण के तौर पर। कहीं भी चले जाइए, किसी बुक सेलर के पास नारायण कवच मिल जाएगा। नारायण कवच बगलामुखी के टक्कर का है।
उसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर दिशा में मुंह करके और पाठ के लिए बैठना चाहिए। तो ईशान कोण में आप अगर पकड़ लिए ईशान कोण को यही है, तो वहाँ बैठकर उत्तर दिशा में मुंह करके पाठ करने का निश्चित लाभ मिलता है। और अगर आप मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, जो कि छोटे घरों में नहीं करानी चाहिए क्योंकि नियमों का पालन नहीं हो पाता, आपको मंगला भी करानी पड़ेगी, आपको नाश्ता भी भगवान को कराना पड़ेगा, लंच भी देना पड़ेगा, डिनर भी देना पड़ेगा, शयन भोग भी कराना पड़ेगा, स्नान 10 विधि स्नान कराना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आप लोग ना पढ़ें, तभी पढ़ें जब आपके पास व्यवसायिक आधार पर पंडितों को पूजा करने के लिए, विधिवत पूजा करने के लिए फिर तनख्वाह देने का सामर्थ्य। बाकी काम आपका जहाँ बैठ के पूजा पाठ करते हैं उससे हो जाता है। हाँ, कुछ जो उक्तियाँ शास्त्रों के माध्यम से साधारण घरों तक पहुँच गई हैं, उनका पालन जरूर करें। उत्तरे कुबेर है, उत्तर दिशा के दिक्पाल कुबेर हैं। दक्षिणे यम है, जो यम स्वरूप हो गए उनको दक्षिण में स्थान दें, क्योंकि प्रेतों के शासक अर्यमा भी दक्षिण में ही है। द्वादश आदित्य में से एक है अर्यमा। वारुणा है पश्चिम है, जल की स्थापना पश्चिम में कर। ईशान है ईश्वर है, ईश्वर की स्थापना उत्तर दिशा में कर। तो उत्तरे कुबेर है, तो कुबेर को पूजना है तो उत्तर दिशा में उत्तर की। तो इससे एक समानार्थक लक्ष्मी जी का अगर संबंध कुबेर से संबंध जोड़ो तो फिर उत्तर दिशा उनके लिए भी उचित है। तो ये ईशान कोण की बात है। दर्शकों, ये थी कुछ वास्तु भ्रांतियाँ और उनके निराकरण। सतीश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।